नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं और इसके कितने स्तर हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका संचालन कैसे होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था। देखो, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत किस प्रकार का देश है। भारत डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं आता है, ये अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे गाँव की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी भारत को गाँव का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ विलेजेस। और यहाँ पे लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। और 6 लाख से अधिक गांव हैं मीन्स 50% से भी अधिक जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले भारत देश में केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो असंख्य गांवों का विकास नहीं कर सकती। और असंख्य जो गांव हैं उसमें भी प्रत्येक गांव, कस्बे, जिले और जो तहसील हैं वो अपनी अपनी उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। और इन सभी स्थानों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का जो धरातल है वो भी समान नहीं है। यानी कहीं पे किसी चीज़ की आवश्यकता है, कहीं पे किसी चीज़ की, कहीं सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता है तो कहीं पे आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो समान नहीं हैं। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो यहाँ पे जो सरकारें हैं उनका दायित्व काफ़ी बढ़ जाता है कि वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हों। यानी जो भी भारत की जनता है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन सबों के प्रति उन्हें जवाब देना होता है। तो अब चूंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इतने छोटे छोटे एरिया को तो नहीं कैच कर सकती ना। वो उन छोटे छोटे एरिया की समस्याओं को तो नहीं देख सकती ना। तो वहाँ पे भी तो कोई देखने के लिए होना चाहिए। वहाँ पे कौन देखेगा, इसलिए प्रत्येक स्थान को देखते हुए वहाँ के स्थानीय शासन को सुनिश्चित करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है। देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे भारत को देख रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरा इंडिया आता है, स्टेट के अंतर्गत अपने अपने स्टेट आते हैं, बट हर एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारे गांव हैं। तो इनको देखने के लिए ये जा पाए, ये इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसे पूरे कंट्री को देखना है ना। ऑल ओवर इंडिया कैसे प्रोग्रेस करे, वहाँ के लोग कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएं, यहाँ पे भोजन, पानी, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक जो संकट आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखना है। तो वो छोटे-छोटे गाँव की छोटी-छोटी समस्याएँ या जो बेसिक उनकी प्रॉब्लम्स है, उस पे वो फ़ोकस नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र सरकार सभी गाँव तक पहुँच नहीं सकती, तो वो शासन का, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे ना होके फ़ोकस जो एरिया है वहाँ के लोगों के द्वारा ही सँभाला जाए। इसीलिए स्थानीय स्व प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। इसमें क्या होता है, देखो, स्थानीय स्वशासन का सिंपल अर्थ होता है कि एक ऐसा शासन जो सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है। मतलब अगर ये पूरी इंडिया का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ का एक जो सीमित सा क्षेत्र है वहाँ के लिए कौन काम करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काम करेगा। और इसी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। अगर पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था महात्मा गांधी ने। उनका मानना था केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, सभी गांवों तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। तो जिस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में महात्मा गांधी जी बात कर रहे थे, उसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, संवैधानिक निकाय बन गया था। लेकिन उससे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। उन्होंने सजेशन दिया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, कितने स्तरों की, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सेकंड, अशोक मेहता कमेटी जो कि 1978 में आई थी, इसने 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था लेकिन ये लागू नहीं हुआ। और अंत में कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो बेसिक चीज़ क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है जो कि काम करती है किस लिए,
ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनको देखना, समस्याओं का निवारण करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इस चीज़ के लिए बनाई गई। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। सेकंड क्या है? स्थानीय विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। और थर्ड है ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मतलब एक बड़े से देश के एक छोटे से एरिया में वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। तो हमने समझ लिया पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष संवैधानिक निकाय बना, और उससे पहले कौन कौन सी कमेटी आई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता और 1978 में अशोक मेहता कमेटी, और इसके उद्देश्यों को समझा। अब हम जरा सा देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को। इसमें 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? सरपंच। और क्षेत्र पंचायत के हेड को कहते हैं चेयरमैन। और जिला पंचायत के हेड को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेड। और ये जो होते हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया को देखते हैं, वहाँ की समस्याएं और सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय स्वरूप है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप जो कि 3 स्तरों पे है। सबसे पहला है ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत समिति जो कि है ब्लॉक लेवल पे यानी खंड स्तर पे, और तीसरा जब जिले स्तर की बात करते हैं तो वो होता है जिला परिषद। इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल जो होता है, यह सबसे निचला स्तर है जो एक गांव या गांव के समूह के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसके अंतर्गत एक या एक से अधिक गांव के समूह होते हैं और ग्राम की समस्याओं को, वहाँ के लोगों से जुड़ी समस्याओं या बातों को देखते हैं। इन शॉर्ट, ग्राम पंचायत क्या होता है? समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्य को पूरा करती है। कौन से लेवल पे? ग्राम स्तर पे। और यहाँ का प्रधान कौन होता है? सरपंच। पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी। और उसे गांव के लोग कैसे? सीधे यानी प्रत्यक्ष चुनते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें खंड स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे, तो ये मध्य स्तर होता है जिसके अंतर्गत कई सारे ग्राम पंचायत आते हैं। यानी खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत के लिए कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों को समन्वय और निगरानी करना है। मतलब जब आप बात करते हो पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम पंचायत आते हैं। और पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत का हेड कौन होता है? वो होता है अध्यक्ष या चेयरमैन जिसे हम बोलते हैं। और थर्ड है जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर होता है, जिसे जिला परिषद बोलते हैं। यह सर्वोच्च स्तर है जो पूरे जिले के विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका प्रमुख कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट हेड यानी जिला प्रमुख। तो हमने क्या समझा? पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। उसमें सबसे निचले स्तर पे है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पे है पंचायत समिति जो कि किस स्तर पे है? खंड स्तर पे है। और जिला स्तर पे जो तीसरा सर्वोच्च स्तर है जिला परिषद, वो है। और ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक ग्राम के समूहों को देखते हैं, और पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों को देखती है, और जिला परिषद जो होता है वो पूरे जिले के विकास कार्यों को देखती है, उसकी प्लानिंग करती है कि कैसे करना है। अब हम जरा सा देख लेते हैं पंचायती राज संस्थानों के कार्यों के बारे में। देखो, पंचायती राज संस्थान के जो कार्य होते हैं वो 2 तरह के होते हैं: अनिवार्य और वैकल्पिक। अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? गांव के विकास, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना वहाँ के लोगों को, पेयजल की आपूर्ति, और चूंकि ग्रामीण इलाके कृषि प्रधान होते हैं तो कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट, हर योजना के तहत ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि भारत देश में जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ कार्य किया जाए। तो यानी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के कार्य, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अनिवार्य कार्य के अंतर्गत। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद हो, या फिर वो
पंचायत समिति हो, हर लेवल पे हर तरह के संस्थानों के द्वारा ये कुछ प्राथमिक कार्य हैं या कुछ अनिवार्य कार्य हैं जिनको करना आवश्यक है। सेकंड है वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब उस क्षेत्र में किस मेले का आयोजन करना है या किन उत्सवों का आयोजन करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। करें, ना करें, कौन से उत्सव को करें, कौन से मेले को करें, कौन से को स्किप कर दें, और प्लस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। वो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है, जो एरिया है वहाँ पे जिन उद्योगों की ज़्यादा बाहुल्यता है या जहाँ पे जिन जिन प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है, उस हिसाब से वहाँ के उस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ये कैसा कार्य है? वैकल्पिक कार्य है। थर्ड है स्वैच्छिक योजनाओं को लागू करना, अर्थात जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को देख के कोई भी योजना लाती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को लाती है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो सिर्फ लागू है उत्तराखंड राज्य में। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लागू करना या नहीं करना या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर, वो सारी चीज़ों के काम को कौन देखता है? स्टेट देखती है। ठीक उसी तरह स्थानीय जो क्षेत्र हैं, स्थानीय जो स्वप्रशासन है, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से कौन सी योजनाओं को लागू करना है, कौन सी को नहीं, कौन सी योजना वहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या वहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उस चीज़ को देख के वो लागू करने का जो डिसीजन है वो वैकल्पिक होता है हर पंचायती राज संस्थानों का। तो हमने 2 तरह के कार्य समझ लिए, अनिवार्य और वैकल्पिक। अनिवार्य के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी, और वैकल्पिक ये कुछ काम हैं। अब हम देख लेते हैं वित्त पोषण, अर्थात ये जो पंचायती राज संस्थानें हैं वो किस प्रकार काम करती हैं। जैसे अगर एक गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, इंसान है उसको चलाने के लिए उसकी जो भोजन है, एनर्जी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी संस्थान को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पैसे हैं या वो जो वित्त पोषण है वो कैसे होता है? तो उनके ये 3 तरीके हैं। पहला तो है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुदान, अर्थात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रदान करती हैं कि हाँ, आपके इस पंचायती क्षेत्र में यहाँ पे ये पैसे अलॉट करे जा रहे हैं। और दूसरा है स्थानीय कर, मतलब जिस भी क्षेत्र की संस्थाएं काम कर रही हैं उस क्षेत्र के लिए, वहाँ पे उस एरिया में कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और बाजार शुल्क यानी मार्केट फीस। और थर्ड है डोनेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, यानी जो संस्थानों द्वारा या और किसी के द्वारा दान दिया जाता है और विशेष जो परियोजनाएं चला जाती हैं उनके जरिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो मदद करते हैं पंचायती राज संस्थानों को चलाने में। तो वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जहाँ से उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी होती है। तो हमने उनके कार्य, उनके वित्त पोषण की बातें कर ली, उसके अर्थ को समझ लिया, उनके त्रिस्तरीय स्वरूप या स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे हमने बात करी थी स्त्रियों की स्थिति के बारे में, उसे हमने कंपेयर किया था वैदिक काल, मुगल काल और स्वतंत्रता यानी आधुनिक काल के बारे में। ठीक उसी तरह आप इसको भी एक बार समझ लो, ऐसा कुछ बहुत डिटेल्ड में समझने की नहीं ज़रूरत है, हल्का सा समझोगे तो भी आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे जो कि कॉमन सेंसिकल होते हैं। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और ब्रिटिश काल यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, ये 4 कालों में इसकी स्थितियाँ कैसी रही हैं। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो ग्राम सभाएं मौजूद थीं, वो ठीक ठाक राजा के अंडर में काम करती थीं। सेकंड आया मध्यकालीन भारत। मुगल शासन में ग्राम प्रशासन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, वो कमज़ोर हो गया था। थर्ड आया आपका आधुनिक काल, जिसमें कि ब्रिटिश एरा की अगर हम बात करें उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश काल में थोड़े बहुत काम किए गए हैं, स्थानीय प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, बट ऐसा नहीं था कि उसमें जनता की भागीदारी थी या उससे बहुत ज़्यादा जनता को लाभ मिल रहा था। अगर हम ध्यान से बात करें तो 1919 में बंगाल सरकार ने बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। 1920 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई प्रांत में ग्राम पंचायत संबंधी एक्ट बनाए गए, और इसके बाद बिहार, उड़ीसा, अदर राज्यों में बनाए गए। तो ध्यान से देखो आप, 1919 या 20 या उसके बाद के टाइम में 1947 से
पहले के टाइम में इन जगहों पे ग्राम पंचायत के अधिनियम पारित किए गए थे। बट ये है कि वहाँ पे जनता की भागीदारी बहुत सीमित रही, या उनकी मेन जो मूलभूत आवश्यकताएँ थी या समस्याएँ थी, उन पे उतना फ़ोकस नहीं किया गया था। बट जब आप बात करते हो स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस करी गई। उसको लेके काफ़ी सारे प्रावधान भी किए गए। अगर स्वतंत्र भारत में हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये तो थी ही। तीसरे स्तर पर शासन प्रशासन व्यवस्था किसके अंडर में आती थी? स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। और स्थानीय स्वशासन के संपर्क में असंख्य गांव, जिले और तहसील के लोग आते हैं। अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो इसके बारे में GDH कोल के अनुसार क्या बोला गया है कि स्थानीय स्व प्रशासन से तात्पर्य ऐसे शासन से है जो सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। मतलब वहाँ पे जो भी अधिकार उन निकायों को प्रदान किए गए हैं, उन संस्थानों को प्रदान किए गए हैं, वो उस सीमित क्षेत्र में उन अधिकारों को हस्तांतरित करते हुए कार्य करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन से ईयर में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, उसके बारे में हमने बात कर ली है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो हमने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो क्या है? एक तो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, उसमें विकेंद्रीकरण होगा। मतलब सत्ता जो है वो गांव स्तर तक भी पहुंचेगी। सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं डिसाइड करेंगी कि किस क्षेत्र में कौन सा कार्य होगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बेहतर शासन व्यवस्था बनाना। स्थानीय नेता जो होते हैं वो गांव को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वो वहीं पे निवास करते आए हैं, उनका बचपन वहीं बीता है। तो जो शासन व्यवस्था है उस क्षेत्र में चलाने के लिए वो काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो बेहतर शासन व्यवस्था बनाने में भी पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। और सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक न्याय, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी हितों का कार्य करता है। मतलब अगर कोई स्थानीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया है तो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो ट्राइबल लोगों के द्वारा ही संभाला जाएगा। तो ट्राइबल एरिया से जुड़े लोग भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का निवारण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको समझ आई हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।